हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन एरिया। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और आज अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। ऑल्दो इस खबर को कुछ दिन अभी ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन इस वीडियो में ना हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्यों बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम निकल के आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला। जी हाँ, क्योंकि एक केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस पूरे केस में हुआ क्या था। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था। आज से ना 3 दिन पहले ही न्यूज़ में ये चीज़ कवर कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। तो ये जो केस है ना, ये बेसिकली 8 साल से एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी के बारे में ये पूरा केस है। तो देखिए हुआ क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक 8 साल पुराने केस में, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में है वो, और दूसरी तरफ है सेंटर बीजेपी की गवर्नमेंट, तो इनके बीच में जो टसल चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है हैज़ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के, वो दिल्ली हाई बेग पार्डन दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ रहने वाला है पूरे नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, यानी एनसीटी दिल्ली में। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आगे ये मैटर स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो देखिए बेसिकली मैटर जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था साल 2015 से, जहाँ पे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए ये बोला कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, देखिए स्पेलिंग आपको ल्यूटिनेंट दिखेगी लेकिन इसको हम लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको तो पता ही ऑलरेडी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली शेल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सर्विसेज, यानी कि जितने भी आपके आईएएस आईपीएस इस टाइप के ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन जो है होम मिनिस्ट्री ने इशू किया था साल 2015 में। तो द दिल्ली गवर्नमेंट चैलेंज दिस बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और 2017 में जो दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच थी उन्होंने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। उसके बाद इस केस को अपील किया गया। अच्छा, इस केस का मैं आपको नाम बता दूं, आपने सुन रखा होगा, एनसीटी एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना, ये था केस का नाम। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर केस में बात चल रही थी। सबसे पहले 2017 में जब ये केस हुआ तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो नोटिफिकेशन आया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, इसको अपील किया, जहाँ पे 2 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, आगे और रेफर कर दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए ये है वो नोटिफिकेशन जो होम मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जारी किया था और ये बोला था कि जो पावर्स है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जाएगी। तो अब जो कोर्ट है उनके सामने, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने 2018 में वाला मैटर लिस्ट हुआ, जहां पे 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। 2017 के अक्टूबर के आसपास जो है वो दीपक मिश्रा जी जो हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। देख लीजिए, वो 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 28 अगस्त 2017 टिल 2 अक्टूबर 2018। तो उस समय एक पूरा वर्डिक्ट आया था जिसमें यह बोला गया था कि जो लॉ रिलेशनशिप को गवर्न करता है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसको देखते हुए जो यहाँ पर है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट पास हुआ था। यानी उस समय भी साल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने ये बोला था कि जो नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री ने जारी की है कि सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, ये उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था और दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ये फैसला दिया था। अब आगे देखिए कि क्या हुआ था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी ना, डिसाइडेड द लार्जर क्वेश्चन, द स्पेसिफिक इशू वर टू बी डिसाइडेड बाय 2 जज बेंच। मतलब लार्जर क्वेश्चन तो ये डिसाइड कर लिया कि क्या ये नोटिफिकेशन ठीक है नहीं है। तो वो चीज़ के बारे में बोल दिया गया कि जो पावर्स है ना वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में ही होनी चाहिए। फिर साल 2019 में 2 जजेस
जो कि ऑलरेडी जो 5 जज बेंच बैठी थी 2018 में, उसका पार्ट थे जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए के सिकरी। इन लोगों ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया यहाँ पे सर्विसेज के इशू को लेकर, जहाँ पे एक जज का बोलना था कि दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहनी चाहिए, एक का बोलना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में यह पावर होनी चाहिए। तो अब ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया ना, उसको आगे चल के 3 जज बेंच को इवेंचुअली दिया गया और 3 जज बेंच से इवेंचुअली 5 जज बेंच के पास गया। ठीक है, जिन्होंने अभी का वर्डिक्ट डिलीवर किया है, तो ये 5 जज बेंच ने डिलीवर किया है ये वाला वर्डिक्ट। आगे चल के बात करते, देखिए तो इस जो बेंच बैठी थी उन्होंने बोला कि द लिमिटेड इशू फॉर द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ओनली relates to the scope of legislative and executive power of the center and NCTD with respect to the term services, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, NCTD का ये मतलब होता है। तो कोर्ट का यहाँ पे ये बोलना था कि ये जो पूरा केस हुआ है ना, इसमें एक लिमिटेड इशू बस ये है कि सर्विसेज मैटर में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलनी चाहिए। क्योंकि देखियो, हमको पता है कि जब हम नेशनल टेरिटरी कैपिटल दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बेसिकली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट बन रखी है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यार देखो, सिंपल सा जो मैटर हमको डिसाइड करना है ना, वो मैटर सिर्फ इतना सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे किसका हक रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि द कोर्ट हैज टू डिसाइड if it was the Delhi government or the union government that had legislative and executive control over the capital's bureaucracy। यहाँ पे सिंपल सा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारे पास जो मैटर है ना, उसमें हमको कंसिडर ये करना है कि लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की ताकत और कानून को एग्जीक्यूट करने की ताकत जो है वो ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट की बनती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की बनती है, यानी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है। ये कोर्ट को डिसाइड करना था। तो देखिए, कोर्ट हैड टू इंटरप्रेट क्लॉज 3A ऑफ आर्टिकल 239AA। अब ये जो पूरे मैटर को समझने से पहले ना, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 239AA क्या है। तो ये बेसिकली बात करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, आर्टिकल 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को, तो वैसा तो नहीं, पर कुछ कुछ उसी पार्लेंस में कुछ स्पेशल स्टेटस जो है वो न्यू दिल्ली को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसी के बारे में हम बात करने वाले। ऑल्दो ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे दिया ना टेक्स्ट, ये तो बेसिकली थोड़ी समरी है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। 239 देखिए, जो आर्टिकल 239 जो मेन आर्टिकल है ना, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की। यानी आर्टिकल 239 इज ऑल अबाउट कि जो यूनियन टेरिटरीज है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चलना चाहिए, वेदर यूनियन गवर्नमेंट या वहां पे हर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में ये बात करता है। तो जो आर्टिकल 239 है उसी का एक पार्ट है आर्टिकल 239AA, जो ना स्पेशल स्टेटस की बात करता है दिल्ली की। तो यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी होता है अमेंडमेंट नंबर 69। तो ये जो 69th अमेंडमेंट हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1991 में, 12 दिसंबर 1991 में, तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो इट कन्फर्स स्पेशल स्टेटस अपॉन दिल्ली फॉलोइंग द recommendation of S. Balakrishna committee that was set up in 1987 to look into Delhi's demand for statehood। अब देखो क्या हुआ था कि 1987 में ना एस बालाकृष्ण कमेटी बैठी थी, और ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि दिल्ली ऑल्दो स्टेट है, उसको फर्दर, क्योंकि भाई कैपिटल रहता है, क्योंकि दिल्ली जो है ना पहले एक स्टेट हुआ करता था, तो उसको फिर कैपिटल रीजन में कन्वर्ट करना था। तो ये 69th अमेंडमेंट 1991 में ऐसा किया गया, इसको दिल्ली जो है उसको नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया, जो अभी हम एनसीआर के नाम से जानते हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, या आप बोल लीजिए एनसीटीडी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब आर्टिकल 239AA को यहाँ पे इंसर्ट किया गया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे स्पेशल प्रोविजन देते हैं हम दिल्ली के लिए। ठीक है, स्टेटिंग दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वुड बी नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड दैट द सिटी वुड हैव इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अभी तक
हम लोगों ने जितनी भी यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर हम जानते होंगे तो हमको ये पता है कि पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में जो है ना उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी वहां का पर्टिकुलर विधानसभा या विधान परिषद आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन स्पेशल स्टेटस जब दिल्ली को दिया गया तो बोला गया कि दिल्ली जो है ना, सबसे पहले तो उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाएगा, एनसीटी दिल्ली, और उसके अलावा वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वहां का विधानसभा आपको देखने को मिलेगा, विच शुड बी एबल टू पास लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट लिस्टेड इन लिस्ट नंबर 2। तो लेजिस्लेटिव आपने विधानसभा वहां पे बना दिया। विधानसभा क्या होता है? बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट का वो लेजिस्लेचर होता है जहां पे कानून बनते हैं। जैसे देश के कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के कानून जो है वो बनते हैं विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इन्होंने बोल दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कॉम्पिटेंट रहेगा किसी भी किस्म के लॉ को पास करने के लिए जो कि लिस्ट नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है ऑफ स्टेट लिस्ट, तो और लिस्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे ये बता देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना स्केड्यूल्स दिए हुए हैं काफी सारे। तो ये जो स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल नंबर 7 के अंदर ना 3 लिस्ट देखने को मिलती है। तो उस 3 लिस्ट में सबसे पहले यूनियन लिस्ट आती है, लिस्ट नंबर 1, जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बना सकती है। इसके अलावा आप देखोगे तो आता है लिस्ट नंबर 2 जो कि है स्टेट लिस्ट, यानी कि उसमें वो आइटम्स दिए जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टेट यानी राज्य कानून बना सकता है। और उसके बाद आती है लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर लिस्टेड सामान पे ना आइटम्स पे या सब्जेक्ट्स पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही कानून बना सकती है। हाउएवर, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी आइटम पे एक स्टेट गवर्नमेंट का भी लॉ है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ है तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है। और ये जो तीनों लिस्ट है आपको शेड्यूल नंबर 7 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये ऐसी 3 चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती और एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज नहीं कर सकती। तो ये चीज आर्टिकल 239AA के अंदर में ना स्पेसिफिकली लिस्टेड है कि किन किन चीजों पे। तो जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है आपके शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, उसके ऊपर तो कानून बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के ऊपर कानून दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ऐसा आर्टिकल 239AA के अंदर दिया हुआ है जिसको 69th अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको भी देख लेते हैं। 2018 की रूलिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि कोर्ट ने 2 क्रूशियल फ्रेजेस को पढ़ा ही नहीं। आर्टिकल 239AA जिसका सबसेक्शन 3 सब क्लॉज ए जो है, क्लॉज 3 सब क्लॉज ए जो है उसके अंदर ना फर्स्ट वाज कि इन सो फार एज एनी सच मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी एंड द सेकंड वाज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता तब तक जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वहीं तक जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज कर सकती है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद सेंटर ने ये बोला कि सिंस नो यूनियन टेरिटरी हैज पावर ओवर सर्विसेज दिल्ली टू कुड नॉट एक्सरसाइज सच पावर, यानी कि अभी तक जितनी भी यूनियन टेरिटरीज इंडिया में है हमको देखने को मिलती है तो वहां पे किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सर्विसेज के मैटर में जो है वो पावर अपनी एक्सरसाइज नहीं करती है। तो इसीलिए दिल्ली भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि जो पावर एक्सरसाइज करेगा अकेला, क्योंकि बाकी यूनियन टेरिटरीज में नहीं करने को मिलता तो दिल्ली को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना था। और फर्दर उन्होंने बोला कि एसेंशियली दिल्ली कुड ओनली लेजिस्लेट इन इश्यूज दैट अदर टेरिटरीज आर एक्सप्लिसिटली अलाउड टू लेजिस्लेट अपॉन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई देखो दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा नहीं कि हम पावर ही नहीं दे रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को हम पावर दे रहे हैं लेकिन वो सिर्फ उन्हीं मैटर पे लॉ बनाए ना जो कि बाय डिफॉल्ट बाकी यूनियन टेरिटरीज भी बनाती हैं। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स पे बाकी यूनियन टेरिटरीज को हमने अलाउ किया हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया हुआ है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बनाए, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पे जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को एनक्रोच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए उसके बाद क्या बोला गया, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दिल्ली विल एक्सटेंड टू एन एंट्री ओनली व्हेन दैट एंट्री इज क्लियर्ड एंड
अनइक्विवोकली एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज एज अ क्लास। यानी कि सिंपल सादा ये बोल दिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो तो दिया रहता कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो फिर तो डेफिनेटली वो लॉ बना सकती थी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अनइक्विवोकली जो है वो ऐसा नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस मैटर के ऊपर भी लॉ बना सकती है, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे उनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, दिल्ली का ना स्पेशल जो स्टेटस है वो ये है कि वहां अकेली यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया में, जहां पे एक वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहां देखने को मिल जाएंगे, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहां का संभालता है। तो ये बात थी, सेंट्रल का भी यही आर्गुमेंट था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि सर्विस मैटर के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, तो सबसे पहले तो दिल्ली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज अ सुई जेनरिस, यानी अ यूनिक मॉडल and is not similar to that of another union territory. It said Delhi presents a special constitution status under article 239AA। अब देखो हुआ क्या था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि दिल्ली को भी सिर्फ उन्हीं मैटर पे लॉज बनाना चाहिए, लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि एक्सप्लिसिटली आप किसी यूनियन टेरिटरी को दे रखे हो, ठीक है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को उसके ऊपर जाकर के और नहीं करना चाहिए, जो एक यूनियन टेरिटरी कर सकती है, लॉ बना सकती है जिन सब्जेक्ट्स पे, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी उसी के ऊपर लॉ बनाए। उससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा किसी फर्दर मैटर पे बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई देखो ऐसा है कि दिल्ली जो है ना ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में स्पेशल मॉडल है, कि यूनिक मॉडल है, ठीक है। और दिल्ली जो है उसको ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस मिल रखा है अंडर आर्टिकल 239AA डबल ए। तो उसके लिए आप क्या करो ना, उसके लिए आप उसको जनरलाइज मत करो बाकी यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो बाकी यूनियन टेरिटरी से अलग है, तो यहाँ पे उसका स्पेशल स्टेटस है, यूनिक मॉडल पे वो काम करता है। उसके बाद बोला गया कि 2018 के जजमेंट में, जहां पे जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने बोला कि हैविंग रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड इट वुड बी फंडामेंटली इनअप्रोप्रिएट टू असाइन द एनसीटी स्टेटस सिमिलर टू अदर यूनियन टेरिटरीज। अब इन्होंने बोला, जो हमारे करंट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने ये बोला कि लुकिंग एट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 के पहले जो है ना वो दिल्ली स्टेट ही था, उसके बाद उसका स्टेटहुड चेंज कर दिया गया टू अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली कर दिया गया उसको। तो यहाँ पर जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है उन्होंने ये बोला कि भाई लुकिंग एट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लुकिंग एट द पॉइंट कि भाई पहले दिल्ली जो है वो एक स्टेट हुआ करता था, उसके बाद उसको कैसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो वो क्या है ना वैसे ही यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली अभी स्टेटस होल्ड करता है, क्योंकि आप एकदम सेम टू सेम स्टेटस आप नहीं बोल सकते कि बाकी यूनियन टेरिटरी जैसा है। जो दिल्ली का केस है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि आप दिल्ली को पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में चर्चा की जाए। अब देखिए इसके बाद बोला, in his separate opinion justice Bhushan had said that the phrase in so far as any such matter is applicable to union territory is inconsequential, since various entries in the state list and concurrent list mention the word state but not union territory। अब यहाँ पे जो जस्टिस भूषण है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ था जस्टिस सिकरी और जस्टिस भूषण के बीच में। तो यहाँ पे जस्टिस भूषण का ये बोलना था कि आप जो है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो वर्ड्स आपने बोला कि ध्यान नहीं दिए थे कोर्ट, इन सो फार एज द मैटर इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी, यानी वो जो मैटर यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल है उस पे ही लॉ बनाना चाहिए दिल्ली को। तो जस्टिस भूषण ने ये बोला कि ये ना इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप स्टेट लिस्ट वगैरह आप निकाल करके देखोगे या करंट लिस्ट निकाल के देखोगे तो उसमें वर्ड जो है ना वो वर्ड स्टेट का ही यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी वगैरह का जो वर्ड है ना वो यूज ही नहीं हुआ है ज्यादा। तो अगर यूनियन टेरिटरी का वर्ड यूज नहीं हुआ है तो स्टेट का ही वर्ड यूज हुआ है, स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो अब स्टेट ऑफ दिल्ली बोला है, लेकिन अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया ना, तो आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए कि भाई वर्ड स्टेट लिखा है यूनियन टेरिटरी नहीं लिखा है, तो अब क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी बन गया तो वो अपने पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता लॉ मेकिंग के। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा जस्टिस भूषण ने बोला था। फर्दर जो जस्टिस भूषण है उन्होंने ये बोला कि देयरफॉर द
phrase in question was used to facilitate the automatic conferment of पावर टू मेक लॉस फॉर दिल्ली इन ऑल मैटर्स। तो सिंपल सी बात यहाँ पे जस्टिस भूषण ने ये बोली कि भाई जब दिल्ली एक स्टेट था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है उसमें ये दिया हुआ है कि द लॉ शुड बी मेड बाय दिल्ली स्टेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूं कि दिल्ली स्टेट, ठीक है, लेकिन अब दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, तो अब वहां से मान लो वर्ड चेंज नहीं भी हुआ है, दिल्ली स्टेट का दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ है, दैट डजंट मीन कि दिल्ली के पास पावर ही नहीं है वहां पे लॉ बनाने का। तो जब स्टेट लिखा हुआ है तो आप उसको सीधा सीधा आप कन्वर्ट कर दो यूनियन टेरिटरी पे और उस पर्सपेक्टिव से देखो, और तब फिर आप बोलो कि जो दिल्ली है ना उसको पूरा पूरा पावर है यहाँ पर लॉ बनाने का। ऑल्दो वो स्टेट से जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया और वर्डिंग्स चेंज हुए, लेकिन सिंपल सादा मीनिंग तो ये निकल के आता है कि दिल्ली है तो दिल्ली अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, तो भी वो लॉ बना सकते हैं। और किन किन मैटर्स पे, तो जो स्टेट लिस्ट में दिए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं, उन सारे मैटर्स पे लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट ऐसे मैटर्स जिसको एक्सप्रेसली मना किया गया है कि यूनियन टेरिटरीज नहीं बना सकती। ऐसे मैटर्स पे दिल्ली भी जो है ना वो लॉ नहीं बना सकता जिन मैटर्स को एक्सप्लिसिटली बार किया गया है यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसके बाद देखो 2019 में जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, जस्टिस भूषण टुक अ कॉन्ट्ररी पोजीशन। He said that since the 3 majority judges had not taken a specific view on the issue of services, it cannot be said that Delhi has control over the issue। अब यहाँ पे जस्टिस भूषण ने जब वापस से अपील हुई केस की, तो यही सुन रहे थे 2019 में, तो जस्टिस भूषण ने ये बोला, जब 5 जजेस बेंच बैठी हुई थी, तो जस्टिस भूषण ने ये बोला कि क्योंकि बाकी जितने जजेस है ना, 3 majority जजेस है, उनके हिसाब से जो है वो लगता है कि जो सर्विसेज का इशू है वो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए। फिर उसमें जस्टिस भूषण ने उनका साथ दे दिया कि अगर 3 जजेस अग्री कर रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को सर्विसेज मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए तो नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट केस चल रहा है ना, जिसका अभी वर्डिक्ट आया है, उसमें द कोर्ट डिसएग्रीड विद जस्टिस भूषण 2019 व्यू एंड सेड दैट इट कैन बी इन्फोर्ड दैट द मेजॉरिटी व्यू वाज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ एंड जस्टिस भूषण। अब यहाँ पे ये सीधा सीधा आपको बोला गया, बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना उसके पास पावर है टू इशू विथ रिस्पेक्ट टू द इश्यूज ऑफ सर्विसेज, यानी सर्विस रिलेटेड, यानी ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड जो भी मैटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, हम ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ब्यूरोक्रेट्स की आप बात करते हो तो होता क्या है, बेसिकली ये लोग मिनिस्टर्स के अंदर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट का ही इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और ब्यूरोक्रेट्स को हमको पता है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी जो होती है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है, वो ना मिस हो जाती है। यानी मान लो कि अगर ब्यूरोक्रेट या अगर ब्यूरोक्रेट है, कोई सर्विसेज का आदमी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आदमी, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो बेसिकली आप क्या है ना, गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट तो कंट्रोल ही नहीं एक्सरसाइज कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये एक ना डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट के यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स रहेंगे, जो भी प्लान रहेंगे, उनको एग्जीक्यूट करवाने में जो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे इन ब्यूरोक्रेट्स का ही काम रहता है, वही ये काम करके देते हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नजर कोई और रखेगा लेकिन काम कोई और बताएगा, सपोज फॉर एग्जांपल कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को बता रही काम क्या करना है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी जवाबदेही जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ है, तो यहाँ पे कहीं भी ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनी नहीं पाती, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने काम तो दे दिया ब्यूरोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाद में जाकर बोल देगा कुछ कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर, मुझे ठीक से काम नहीं अलॉट किए थे, या और भी कोई रीजन। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हमेशा आप डॉच कर देते हो। लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर केस में ना जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की बनती है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर सर्विसेज के आप आदमी को दोगे, तब जाके ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज है ना ये एक्चुअली सॉर्ट आउट हो पाएगी, और तभी हम इस चीज को चेरिश कर पाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये कोर्ट ने बेसिकली यहां पर बोला था, इफ द ऑफिसर स्टॉप्स रिपोर्टिंग टू द मिनिस्टर और डू नॉट aid by their direction the principle of collective responsibility is affected। सपोज फॉर, हाँ, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो इसी को थोड़ा सिंपल आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। सपोज कि मनरेगा की अगर स्कीम बनी, ठीक है, मनरेगा की स्कीम सपोज गवर्नमेंट ने बनाई, गवर्नमेंट के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का, लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम बना के दे दिया और ब्यूरोक्रेट्स को बोला कि तुम लागू करो। ब्यूरोक्रेट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, वो गवर्नमेंट को जवाबदेही नहीं दे रहे हैं कि भाई कितना इंप्लीमेंट हुआ,
क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कब तक हो जाएगा, ये सब अगर जवाबदेही नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे में ना तो गवर्नमेंट चल पाएगी और ना ही देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल पाएगा। इसीलिए बोला गया कि जो ऑफिसर्स है ना, उन लोगों को हमेशा गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और देखो फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इफ सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन, द मिनिस्टर्स वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंट्रोलिंग द सिविल सर्वेंट एंड हु आर टू इम्प्लीमेंट द एग्जीक्यूटिव डिसीजन। यानी सपोज कोई भी कानून बनता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर राज्य में कानून बनेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी, जो एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मिलता है इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स अगर गवर्नमेंट को नहीं जवाबदेही रखेंगे, अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेंगे, उनको कुछ बताएंगे नहीं, करेंगे नहीं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो इस तरीके से तो सरकार बिल्कुल नहीं चल पाएगी। और जो गवर्नमेंट है वो तो सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि ठीक से ना तो सरकार चलेगी, ना तो उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब लागू हो पाएंगे। तो ये बोलना था यहां पर सुप्रीम कोर्ट का। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इफ द ऑफिसर्स फील दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल डाइल्यूट अकाउंटेबिलिटी एंड अफेक्ट द गवर्नेंस। यानी कि अगर जो ऑफिसर्स लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों को आप अलग कर दोगे ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी से अलग कर दोगे, तो सिंपल सी बात है यार, अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट है हमारा कि जवाबदेही, एक तो वो खत्म हो जाएगी, दूसरा जो गवर्नेंस है कि कितना अच्छे तरीके से आप गवर्न कर पा रहे हो, वो वाली जो एबिलिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं डिफीट हो जाती है। तो और फर्दर जो है वो ये बोला गया कि इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जहां भी डेमोक्रेसी है ना, वहां पे रियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है, वो वहां की पर्टिकुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर ही रहनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल के यहाँ पे फर्दर अपना डिसीजन को फाइनलाइज कर दिया। अब आर्टिकल 239 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स land, police and public order from the purview of the legislative power of Delhi government. The court acknowledged that these are the three issues can also have some overlap with the services। मतलब यहाँ पे बोला गया, देखो आर्टिकल 239 के अंदर जो है ना, स्पेसिफिकली तीन चीजों के बारे में, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये चीज बोल दिया गया कि इसके ऊपर जो है ना, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो लॉज नहीं बना सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक ये भी व्यू आया कि ठीक है, हम मान गए कि आर्टिकल 239 के अंदर लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के बारे में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो लॉ नहीं बना सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माफ करिएगा, तो यहां पे ना कुछ ओवरलैपिंग इफेक्ट हो सकता है। ओवरलैपिंग इफेक्ट यानी यहां पर अगर एलजी इन तीन टॉपिक, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अगर इन तीन टॉपिक के ऊपर लॉ बना रहे ना, तो कहीं ना कहीं उनको दिल्ली गवर्नमेंट की एडवाइस लेना भी जरूरी है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने जो कोर्ट है उन्होंने ये भी बोला कि सिंपल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपनी मर्जी से ना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनको एडवाइस लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की इन मैटर, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के ऊपर भी अगर वो जो है लॉज बनाते हैं। तो देखिए, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिल्ली ओवर एंट्री 41 सर्विसेज shall not extend over to services related to public order, police and land। यानी कि सर्विसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप ऑफिसर्स देखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो आपको पब्लिक ऑर्डर वाले उसमें भी मिलेंगे, पुलिस में भी आपको ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, और लैंड वगैरह का जितना मामला है ना उसमें भी आपको ऑफिसर्स देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलरली इन तीन एरियाज को छोड़ के बाकी जो सर्विसेज आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वहां पे जो है दिल्ली गवर्नमेंट आपके लॉज बना सकती है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था दिल्ली की पावर को लेके कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सच सर्विसेज सच एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जॉइंट कार्ड ऑफ सर्विसेज which are relevant for the implementation of policies and vision of NCT of Delhi in terms of day-to-day administration, the region shall live with the Delhi। यानी कि जो आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस ऑफिसर जितने हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में फॉल करने चाहिए, और जॉइंट कार्ड की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके सारे ऑफिसर्स जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अब अंदर में फॉल करने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। तो आई होप कि आपको ये मैटर क्लियर हो गया होगा। ऑफ कोर्स अच्छा,
एक चीज़ और, इस पूरे पर्टिकुलर केस का जो है ना वो मैं आपको नाम बता दूं, एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई। ठीक है, तो ये है उस पर्टिकुलर केस का नाम जिसकी हम अभी अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच का टसल क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कैसे किया है। इसके अलावा फर्दर आप देखें तो जुडिशरी के कोर्सेज हमारे पास, सब्सक्रिप्शन कोर्सेज बहुत सारे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है ना जुडिशरी की वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। और हमारे पास जो एडुकेटर्स हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे, जिनके साथ आप ना अपनी जुडिशरी की तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये करना चाहता हूँ कि जुडिशरी के सारे कोर्सेज के ना 20% से प्राइजेज इंक्रीज होने वाले हैं। तो आपके पास अभी मौका है, आप अभी जा करके ना डिस्काउंटेड रेट्स पे कोड यूज करिए विश10 और इन कोर्सेज को आप अवेल कर लीजिए जल्दी से जल्दी जा करके, बिफोर 20% का हाइक यहाँ पे हो जाए। क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी लोकल लॉ कोर्स जो है विद इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज 15 दिन का रैपिड रिविजन पैक, ये है यूपी मेन एग्जाम के लिए, जिसका बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आपके लिए लाया जा रहा है। 4999 के प्राइस पे आपको सिर्फ यूज़ करना है कोड विश10 और आपको यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट के साथ ये जो यूपी लोकल लॉ का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा टारगेट यूपी जुडिशरी 2024 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई है। 29th ऑफ बेग योर पार्डन 29 मई से स्टार्ट होने वाली है। 15 मंथ के लिए बैच चलेगी। तो इस बैच को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोड यूज़ करिए विश10 और यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एट डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं 2023 के लिए, तो 15 मई से यानी आज से ही जो है वो इसकी बैचेस स्टार्ट हो रही है। 1 मंथ का बैच होने वाला है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है ये 4999 का। कोड यूज़ करिए विश10 और आपको यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पे जो है वो इस बैच के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जल्दी से जा करके इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। इसके अलावा रेगुलर बैचेस जो है 2.0 जुडिशरी एग्जाम के लिए 4 में से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 12 महीने चलने वाली बैच है, इसको भी आप अभी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए रैपिड बैचेस स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर प्राइस है। आप यूज़ करिए कोड विश10 और आप यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट्स पे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, तो आप जल्दी से जाइए और इस कोर्स को चेकआउट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच यूपी, एमपी और राजस्थान के लिए जो है 18 मई से स्टार्ट होने वाली है। 12 महीने की ये बैच होने वाली है। कोड यूज़ करिए विश10 और डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए और इसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। कोड भी यूज़ करिएगा क्योंकि वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा प्रचंड माइनर लॉ सीरीज फॉर जुडिशियल फॉर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, यहाँ यानी कि जितने माइनर लॉज है उसके बारे में आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। बहुत ही स्पेशल प्राइस 8499 पे। कोड आप यूज़ करिए विश10 और डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप जल्दी से अभी इस ऑफ़र को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस के लिए